उसके हेयर कर्ली क्यों, मेरे हेयर स्ट्रेट क्यों, उसकी आंखें ग्रीन क्यों, मेरी आंखें ब्राउन क्यों। कुछ ऐसे ही सवाल लेकर हम अपने माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं और इस सबके पीछे जवाब है हेरिडिटी। मतलब ये कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, वो पेरेंट्स से हमारे अंदर यानी कि बच्चों के अंदर जाते हैं। इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। और आज इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हेरिडिटी क्या होता है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स से पास होते हैं अपने ऑफिस स्प्रिंग्स में, अपने बच्चों में। जो कैरेक्टर्स आपको पेरेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, वही कुछ कैरेक्टर्स किसी न किसी बच्चे में देखने को मिल जाते हैं। राइट? कितना तो आसान है। अब सबसे पहली बात यह है कि कैरेक्टर्स आते कहां से हैं, किस जगह से ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी गैमीट्स में होता है डीएनए, और उस डीएनए से जाते हैं जीन बच्चों के अंदर। अब जिस टाइप के जीन जाएंगे उसी टाइप के जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे। राइट? तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट। राइट? ये सारी चीजें जाती हैं कहां से, वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। यहां तक कि हमारा ब्लड ग्रुप भी पेरेंट से ही ऑफ स्प्रिंग्स में जाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ स्प्रिंग रिसीव डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे को डीएनए मिला है वो पेरेंट्स से मिला हुआ है, फ्रॉम पेरेंट्स, एंड डीएनए कैरीज। और मैंने आपको बताया क्या कि डीएनए में छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर जीन्स होते हैं। राइट? विच आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स कंट्रोलिंग पर्टिकुलर ट्रेड्स। वही स्पेसिफिक है जो हमारे सारे ट्रेड्स को, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स, वो सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं ये जीन्स। हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक जीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी, जीन्स एंड ट्रेड्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो जल्दी से देख लेते हैं। A trait is any heritable feature such as straight hair, attached earlobes और tallness in plants। कभी कभी आपने देखा होगा ना, किसी के फ्री ईयर लोब होते हैं जैसे मेरे हैं, किसी किसी के इसी तरीके से अटैच्ड ईयर लोब होते हैं, जैसे किसी कुछ बच्चों के होते हैं। तो ये सब भी जेनेटिक कैरेक्टर से ही आते हैं। अगर पेरेंट्स के पास फ्यूज्ड वाले ईयर लोब हैं तो फ्यूज्ड मिलेंगे, अगर फ्री ईयर लोब है तो बच्चों में फ्री ईयर लोब आएंगे। राइट? अगर हम बात करते हैं जीन्स की, तो जीन क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। वैसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, जीन होता है। तो ये जीन ही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उछल उछल कर जा रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वैसे ही कैरेक्टर हमें अपने आप में देखने को मिलते हैं। तो जीन्स आर फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्पेसिफिक पोजीशंस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड डिटरमाइन दीज ट्रेट्स। जब ये ट्रांसफर होते हैं और यही एक्सप्रेस हो जाते हैं, यही डिटरमाइन करेंगे कि कैरेक्टर्स हमारे या ट्रेट्स हमारे कैसे आने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम जीन की, उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। मैं ये सारी टर्म 2 मिनट के अंदर समझाने वाली हूँ, डोंट वरी, है ना। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स अलोंग विद द एनवायरमेंट प्रोड्यूस द विजिबल फिनोटाइप। जब यही टाइप के एलील्स कंबाइन होंगे, जब यही टाइप के एलील्स कंबाइन होंगे तो उसी टाइप का फिनोटाइप मिल जाएगा। अगर फादर से भी एक्स कैरेक्टर मिल रहा है और मदर से भी एक्स कैरेक्टर मिल रहा है तो बेबी गर्ल बनेगी। अगर फादर से वाई कैरेक्टर मिला है और मदर से एक्स कैरेक्टर मिला है तो बेबी बॉय मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, 2 टाइप के एलील्स हुए, एक हमारे फीमेल के अंदर और एक मेल के अंदर। अगर ये वाला एलील एक्सप्रेस होता है यहाँ पर और यहाँ से अगर ये वाला एक्सप्रेस होता है तो जस्ट अभी बताया बेबी गर्ल बनेगी। अगर यहाँ से ये वाला एक्सप्रेस होता है और यहाँ से ये वाला एक्सप्रेस होता है तो बेबी बॉय बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ये जीन सेम है लेकिन एलील्स, एलील्स भी यहाँ पर सेम ही है। ये जीन सेम है बट एलील्स क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों टाइप के एलील हो सकते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, जब एक एलील आया दूसरा एलील आया तो कॉम्बिनेशन हुआ। अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट, साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंट की चीजें भी हेल्प करती हैं, प्रोड्यूसेस द विजिबल फिनोटाइप। ये सारी चीजें क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, टॉल है, लॉन्ग है ना, हेयर सिल्की है या ब्राउन है या ब्लैक है, ब्लू आईज है या ग्रीन आईज है, इस तरीके से। ठीक है, रोल ऑफ हेरिडिटी इन वेरिएशन एवोल्यूशन की बात करते हैं। हेरिडिटी डज नॉट मेक ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपीज। हेरिडिटी से बच्चे एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। आप सोचो कि आप मम्मा की अपनी हूबहू कॉपी है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 2 टाइप के गैमेट्स इन्वॉल्व हुए थे, जहां पर एक पेरेंट्स भी
मतलब जहां पर एक आपके फादर भी और एक मदर भी, दो पेरेंट्स मिलकर जीन्स को कंबाइन किए थे, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं इसी वजह से। स्मॉल चेंजेस अराइजेस ड्यू टू न्यू एलील कॉम्बिनेशंस। स्मॉल चेंजेस, फादर से मान लीजिए टॉल कैरेक्टर मिला, मदर से मान लीजिए ड्वार्फ कैरेक्टर मिला, अब जो कॉम्बिनेशन बना हो सकता है वो कैसा है, आपको कैसे मिल रहा है, एग्जैक्टली टॉल नहीं है, एग्जैक्टली ड्वार्फ नहीं है, एक न्यू कॉम्बिनेशन मिला है। तो यू न्यू कॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन इन डीएनए, और इस तरीके से आपके डीएनए में चेंज हो गया, जो पेरेंट्स से आया था और आपको जब मिला वो म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है एग्जैक्टली कैरेक्टर्स हमारे सेम नहीं होते, ना फादर के जैसे होंगे ना एग्जैक्टली मदर जैसे होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लीजिए फादर से इस तरीके से, मदर से ये वाला जीन मिलेगा, तो आपके जीन में क्या हुआ, आपके जो डीएनए है उसमें क्या होगा, म्यूटेशन, क्योंकि इनके डीएनए में ये वाला जीन है, इनके डीएनए में ये वाला जीन है, दोनों जीन ना होकर आप में कुछ अलग मिला, एक न्यू कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, दिस वेरिएशन कैन एक्यूमुलेट ओवर मेनी जनरेशन एंड विद नेचुरल सिलेक्शन। ये जो एक्यूमुलेशन होता है ओवर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन लग जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे अंदर अपने दादाजी, अपने नाना जी, अपनी नानी जी या दादी जी कैरेक्टर वाली कुछ आ जाती है, लाइक ये हैबिट तो दादाजी ऐसी है, इसके अंदर भी ऐसी आई है। कभी कभी होता है ना, क्योंकि हम अपने दादाजी को देख भी रहे हैं और कुछ जेनेटिकली हमारी चीजें अंदर आई भी हैं। आपके यहाँ मोल था या कुछ भी था, एक तेल था, तो वो आपको लगता है आपकी दादी के वहां पर था, और मम्मी की नहीं है, पापा के भी नहीं है, बट आपके। तो ओवर जनरेशन में भी कभी कभी क्या होता है, कई सारे कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो बाद में जाकर एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसी तरीके से पूरे दुनिया में एवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बहुत गर्मी वाले एरियाज में रहते हैं और हम ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट, पर धीरे धीरे हमारा एनवायरमेंट कोल्ड होने लगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग मर भी जाएं, सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव कर गए। जो लोग सर्वाइव कर गए उनके अंदर आया इवोल्यूशन, और जिसकी वजह से उनके डीएनए में म्यूटेशन हुआ और उनके अंदर आई ऐसी हैबिट जो ठंड में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं। लेकिन जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, इसका मतलब है उनके डीएनए में चेंजेस नहीं आए, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनका डीएनए इवॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो बार बार बहुत जल्दी अगर इवोल्यूशन लाते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स। सबसे पहले आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, या फिर कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वेरिएशन की बात करते हैं, अभी जस्ट बताया कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आना है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। तो डिफरेंसेस है ना कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे कि अगर हम बात करें हम ह्यूमंस की, तो हम सब सेम स्पीशीज है, लेकिन हर एक इंसान एक दूसरे से इंसान से डिफरेंट होता है। अगर हम पूरी फैमिली की भी बात करते हैं, तो जब अगर 5 लोग हैं तो पांचों सेम नहीं है, उन सब में क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, राइट। तो बोला गया है डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर मैं बात करती हूँ ट्रेट और कैरेक्टर की, तो एनी हेरिटेबल फीचर लाइक हाइट, फ्लावर कलर, आई कलर, स्किन कलर, है ना, ये सब क्या होते हैं, ट्रेट होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। जीन्स की बात करते हैं, फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन होता है, सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट, जो हमारे एक पर्टिकुलर ट्रेट, मान लीजिए आई कलर या हेयर कलर, इसको कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था हेयर कलर के लिए अलग जीन होगा, आई कलर के लिए अलग जीन होगा, हमारी हाइट के लिए अलग जीन होगा। तो सारे कैरेक्टर्स को, सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग अलग जीन्स मिलते हैं। अब इन अलग अलग जीन्स मिलकर एक कंबाइन हमारा डीएनए बन जाता है। ठीक है, पहली बात क्वेश्चन आता है कभी कभी ट्रेट और कैरेक्टर। तो जस्ट मैंने आपको बोला कैरेक्टर आई कलर है, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, आई कलर। अब मैं ट्रेट की बात करूं तो आई कलर भी ना 4 आई कलर होते हैं, जैसे ग्रीन आईज होती है किसी किसी की, है ना, ब्लू आईज होती है, ब्राउन आईज होती है एंड ब्लैक आईज, राइट। तो ये हो जाएंगे हमारे ट्रेट। तो याद रखना है कैरेक्टर्स हमारे जो हाइट है, फ्लावर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, ये सब हमारे हो जाते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन उसके बाद भी उसमें कितने टाइप के वेरिएशंस हैं तो वो हमारे हो जाएंगे ट्रेट। अब बात करते हैं एलील्स की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन। जैसे कि टॉल के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए यूज करते हैं स्मॉल टी,
होता क्या है कि हमने नाम सुना टॉल, तो टॉल का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया, टॉल से हमने यूज किया कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसका एक रिसेसिव कैरेक्टर भी है, उसे हम इसी वाले स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं ये दोनों ही क्या है, एलील्स हैं, बट एक जीन है। जीन इन अ पेयर होता है, जीन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जीन क्या होता है, पेयर में होते हैं, लेकिन एलील जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म होते हैं। एलील क्या होते हैं, सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैंने बोला ये दोनों एलील सेम है, तो मैं इसे बोलूंगी होमोजाइगस। ठीक है, अगर दो एलील अलग डिफरेंट होंगे तो मैं उसे बोलूंगी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, जैसे कि होमोजाइगस के एग्जाम्पल है कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसके दोनों एलील्स सेम है। व्हेन टू एलील्स या बोथ द एलील्स आर सेम, व्हेन बोथ द एलील्स आर when both the alleles are same। ये हो गया हमारा होमोजाइगस एलील। लेकिन मैंने अगर बोला है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हाइब्रिड बनता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे when both alleles are different, when both alleles are different, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस एलील। राइट, कितना आसान है। अब बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जेनेटिक मेकअप है ना, देखने में टॉल लग रहा है ना, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे हमने मेंडल ने पौधे में बताया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैपिटल टी भी टॉल होता है। पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो जीन से पता चलता है, फिजिकल अपीयरेंस से नहीं। तो अगर उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसे हमने हाइब्रिड बोल दिया। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल टी है तो इसे हमने प्योर वेराइटी बोला है। इज इट क्लियर? तो याद रखना है यहाँ पर जेनेटिक मेकअप मतलब कि इनके जीन्स कैसे होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है हमें, फिजिकली वो कैसा है। फिजिकली अगर वो टॉल है, अरे यार ये तो बहुत टॉल है, इसके तो बच्चे भी टॉल है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके सारे ही बच्चे क्या होंगे, टॉल होंगे। क्या पता जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन सा वाला है और मदर से कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है। तो एक पेरेंट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चे में यही कैरेक्टर आएगा। दोनों पेरेंट डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि बच्चे में कौन सा कैरेक्टर आएगा, और उनके जीन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है फिनोटाइप होता है जो फिजिकली आप बोल देते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखकर ये तो बहुत टॉल है, ये तो बहुत ड्वार्फ है, लेकिन जेनेटिकली आपको नहीं पता उसके पास कौन सा जीन है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो दो क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल देखने में कैसे हो, सेम होंगे। ठीक है, विद द सेम जीन, विद द सेम जीन। ठीक है, और लोकेशन जो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब इस वाले क्रोमोसोम पे जो लोकेशन है वही लोकेशन इस वाले क्रोमोसोम पर होगी। बट पॉसिबल डिफरेंट अलील हो सकता है, इनके अलील्स में क्या हो, डिफरेंट हो। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होता है, होमोजाइगस अलग होता है। ध्यान से सुनिए, होमोलोगस क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम विद सेम जीन। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला ये आई कलर के लिए है, ये हेयर कलर के लिए, तो दोनों का जीन जो है वो सेम होगा, लोकेशन सेम होगी, बट एक डिफरेंट चीज हो सकती है, वो क्या है, एलील। जरूरी नहीं है दोनों एलील सेम हो, एलील डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनको भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब यहाँ से बहुत आसान है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, जहां पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग होंगे, विद सेम जीन नहीं होंगे, विद डिफरेंट जीन होंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, विद डिफरेंट जीन लोकेशन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट एलील्स भी होंगे उनके, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विद डिफरेंट जीन लोकेशंस आर कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बता दिया मैंने आपको, जीनोटाइप फिनोटाइप बता दिया, एलील्स बता दिया। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आपके लिए चैप्टर 0 है। आप इस चैप्टर के अंदर कोई भी मार्क्स गेन नहीं कर सकते। अगर आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ गए तो आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं, उनको देख लेते हैं। व्हाट कंट्रोल्स ट्रेट, तो जीन्स ऑन क्रोमोसोम। आपको पता है हमारे ट्रेट्स कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं, जो कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम्स पर होते हैं।
हाउ आर ट्रेट्स इनहेरिटेड? ट्रेट्स कैसे इनहेरिटेड होते हैं, कैसे पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं? थ्रू गैमीट्स। अब मान लीजिए मेल से स्पर्म और फीमेल से जो एग आ रहा है उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वही कैरेक्टर्स का न्यू कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में आने वाला है। व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट? जो एक्सप्रेस्ड होते हैं, एक्सप्रेस्ड इवन ए वन कॉपी प्रेजेंट। मान लीजिए डोमिनेंट इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक रिसेसिव कैरेक्टर भी है तो ये इसको सुला देगा, कह देगा भाई शांत हो जा, तेरी अभी जरूरत नहीं है, अभी मैं ही हूं यहाँ का एरिया का डॉन, ठीक है? तो वो कौन है? कैपिटल टी। और कैपिटल टी, एक कैपिटल टी के आने से ही ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि सिंगल एलील एक्सप्रेस their character. Single alleles are responsible. Single allele is responsible or express their characters. ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट के अंदर जो दो एलील्स होते हैं उनमें से एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है, इसी को कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सप्रेस्ड इवन इफ वन कॉपी इज प्रेजेंट। ठीक है? वाई सिबलिंग लुक्स डिफरेंट? अब सिबलिंग्स हैं फिर भी हम सेम नहीं है, क्यों नहीं है? मैंने आपको क्या बताया कि जिस क्रोमोसोम का स्पर्म, जिस क्रोमोसोम का ओवम फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएगा, जो कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए होंगे, जो जीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ गया होगा, वही डिसाइड करता है हमारे अंदर ट्रेट्स। तो सिबलिंग्स के अंदर सेम ही पेरेंट्स से आ रहे हैं, हर बार न्यू कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो न्यू जीन कॉम्बिनेशन की वजह से सिबलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। एक्वायर्ड वर्स इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब कुछ एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं और कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। कौन से एक्वायर्ड होते हैं और कौन से इनहेरिटेड? तो जल्दी से जान लेते हैं। एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो भी आप लाइफ टाइम में सीख रहे हो, जैसे बोलना सीख रहे हो, डांस करना सीख रहे हो, कोई एक्टिविटी सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, कितनी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, ये सब हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो हमें जेनेटिकली नहीं मिलते, जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, राइट? तो यहाँ पे याद रखना है इन्वायरमेंट यूज और डिसयूज, ड्यू टू इन्वायरमेंट यूज और डिसयूज। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कट टेल, लर्न स्किल्स, है ना, पियर्स ईयर्स, बॉडी बिल्डिंग, जैसे बार बार टेल कट कर दी जाए तो आप सोचो कि जेनेटिकली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लर्न स्किल्स, जो भी आप लर्न कर रहे हो स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया आपको मटका बनाने आता है, तो ये आपको जेनेटिकली नहीं आएगा, ये आपने एनवायरमेंट से सीखा है। आपको कोई बुनाई आती है, पेंटिंग आती है अच्छे से, तो ये सब आपकी लर्न स्किल है। अगर पियर्स ईयर, आपकी आपने अपने पियर्सिंग कराई हुई है ईयर में, नोज में, तो ये पियर्सिंग कोई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगी, ये तो आपने एनवायरमेंट में ही सीखी है, मतलब करवाई है तो आपकी बॉडी में है, और नहीं करवाएंगे तो नहीं मिलेगी आपको। बॉडी बिल्डिंग, अब जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन पाउडर ले लेकर जिम करते हो आप लोग, है ना, तो उसमें भी क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग आपको पेरेंट्स से नहीं मिल रही, आप खुद कर रहे हो, एनवायरमेंट से ही सीख रहे हो। आप प्रोटीन लेते हो या जो भी है, फिर जिम करते हो, तो ये आप बॉडी बिल्ड जो कर रहे हो वो आप खुद से कर रहे हो, पेरेंट्स से नहीं आई है। ठीक है? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वही कैरेक्टर्स आते हैं जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, जो जेनेटिकली डिपेंड होते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स हमारे एक्वायर्ड होते हैं, जो हम एनवायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है? पूछा गया क्या ये हमारे ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, तो मैं आपको पहले जवाब दे चुकी हूँ, नो, डज नॉट अफेक्ट डीएनए और जर्म सेल्स, राइट? अब बात करते हैं इनहेरिटेड की। इनहेरिटेड का मतलब है जो बर्थ से ही हमें पेरेंट्स से मिल चुके हैं। ठीक है? जैसे कि अगर कोई तिल है, सेम जगह पर मिला है, तो वो ऑब्वियस ही बात है बर्थ से मिल गया आपको, है ना? अगर कोई हेयर कलर की बात हो रही है, स्किन कलर की बात हो रही है, कोई ईयर पर कोई आपका मान लीजिए कोई आउटग्रोथ हो रही है, छोटी सी बड है, हो सकता है वो पेरेंट्स से आपकी बॉडी में आ रही हो। ठीक है? तो पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, सॉरी, कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है? आई कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन और हेयर कलर। ठीक है? यस, वाया गैमेट्स। बोला गया है क्या ये पास्ड होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में? तो बिल्कुल यस होगा इसका आंसर। किसके थ्रू होते हैं? वाया गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट्स हैं? एक स्पर्म और एक ओवम, राइट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा करना, वेरिएशन आप जानते हैं, जैसे कि वेरिएशन मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलना, राइट? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज हाउ स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस बिल्ड अप ओवर जनरेशन। तो बोल रहे हैं जब रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ओवर जनरेशन टू जनरेशन। भाई दादाजी, दादाजी से पापा जी या पापा जी से आप लोग आए,
तो इस तरीके से ओवर जनरेशन हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिली। क्रिएटिंग डाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। अब क्या क्रिएट हुआ इससे? डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, सब अलग अलग है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे लिए इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी उतना ज्यादा अच्छा है फॉर इवोल्यूशन। आप अपने आप को ढाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे समझ गए डेफिनेशन, दोबारा देख लो एक बार। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हाउ स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस बिल्ड अप ओवर जनरेशंस। ठीक है, छोटी सी, क्या बोल रहे हैं, स्मॉल जेनेटिक, छोटे से जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से क्या हो रहा है, जो डिफरेंट कब कहाँ बिल्डअप हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, क्रिएटिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं ला रहे हैं, इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, जो किसके लिए जरूरी है, एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, क्या जरूरत है वेरिएशन की, तो मैंने आपको जस्ट बताया था, अलाउज अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट चेंजेस। अगर कभी कभी जैसे आप अभी तक आप देख रहे हो, हमारा जो गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे अंदर वेरिएशन आती रहेंगी, तो हम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे, थोड़ा ढाल पाएंगे अपने आप को, अडेप्ट कर पाएंगे। अगर ये वेरिएशन हमारी बॉडी में नहीं आएंगी तो जो एनवायरमेंट है वो तो अपने आप को चेंज करता जा रहा है, वो हमारी वजह से ही हो रहा है, वैसे भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से। बट अगर ज्यादा ही एनवायरमेंट चेंज हो गया तो हम अगर अब अडेप्ट नहीं कर पाए तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन होना, और एवोल्यूशन हुआ तो हम अडेप्टेशन भी कर लेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर यही आंसर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में, अलाउज अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट चेंजेस। इससे क्या होता है ना, जब वेरिएशन आती है तो आप ना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाओगे, वो अलाउ करेगा आपको। एंड बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ये किसके बेसिस पर है, एवोल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। व्हाट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, पूछा गया है कि क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन एग्जैक्टली। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग डोंट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट डीएनए, ठीक है, मम्मी का डीएनए और पापा का डीएनए, इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं होता एग्जैक्टली। आप एग्जैक्ट नहीं, 100% नहीं हो सकता, किसी का भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप दो डीएनए से आए हो, 50% ऑफ फादर, 50% ऑफ मदर। तो इसका मतलब है आप न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हो, और जब न्यू कॉम्बिनेशन है तो कुछ वेरिएशन है, और कुछ वेरिएशन है कुछ तो एवोल्यूशन भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं भाई, स्मॉल चेंजेस अकर एंड गेट पास्ड ऑन एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम। तो जो स्मॉल चेंजेस हैं अगर वो हो जाते हैं तो वो पास्ड होते रहते हैं। अब देखिए हुआ क्या, दादाजी और दादी जी, ठीक है, उनके न्यू कॉम्बिनेशन से आपके पापा जी आ गए भाई, ठीक है, इनमें कुछ वेरिएशन आई, कुछ न्यू आया, समझ आया। पापा की शादी हुई, पापा की शादी हो गई, पापा की शादी के बाद जो मम्मा थी उनका खुद खुद का एक अलग कॉम्बिनेशन था, जो उन्हें अपनी नाना मतलब अपने मम्मी पापा से मिला था, आपके नाना नानी से। उसके बाद आप आए, राइट, आपके अंदर भी एक न्यू कॉम्बिनेशन मिला, पहले वेरिएशन आया, थोड़ा सा स्मॉल चेंज आया, दोबारा से वेरिएशन आया, थोड़ा सा और स्मॉल चेंज आया। तो यही तो बताया जा रहा है, स्मॉल चेंजेस ऑफ वेरिएशन अकर एंड गेट पास्ड ऑन एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम। समय समय पर जनरेशन टू जनरेशन हमें न्यू न्यू कॉम्बिनेशन मिलते रहेंगे, और वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और वो पास्ड होते रहेंगे। अब पापा से जो नया कॉम्बिनेशन मिला था वो भी तो आपके में पास्ड हुआ या नहीं हुआ, आपके में पास्ड हो गया। अब आगे जाके एक नई जनरेशन आएगी तो वो जो आपके अंदर दो ऑलरेडी वेरिएशंस आ गई थी वो भी पास होंगी, और एक जो न्यू कॉम्बिनेशन होगा वो भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ओवर टाइम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। समझ आया, ठीक है। टू मेन वेज है वेरिएशन आने के, तो आपको जिस बताया कि दादा और दादी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एक वेरिएशन लाता है, दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि कई प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है, मतलब जो ज्यादा वेल डेवलप एनिमल्स नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, कुछ यूकैरियोटिक भी हैं बट यूनिसेलुलर है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और पौधे हो गए, इन सब में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशन कम आएंगी। अब आपका सवाल होगा मैम वेरिएशन आएंगी ही क्यों, सच बात है, अभी हम इसको जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से दो तरीके हैं। तो पहला आपको बताया मैंने कौन सा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है लिमिटेड वेरिएशन है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और सिंगल पेरेंट जब इन्वॉल्व होगा तो उनकी कॉपिंग ऑफ डीएनए होगी, जब कॉपिंग ऑफ डीएनए होगी तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए ही बच्चे के अंदर बनती है।
इसका मतलब ये हुआ वेरिएशन बहुत कम आएंगे। तो उसका मतलब हुआ कि इनके अंदर कभी इवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो ये सवाल भी गलत हो जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं होता कैसे है। तो जनरली आपको जब आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट जाके फोटोकॉपी कराते हो, और कभी कभी फोटोकॉपी के टाइम में कुछ एरर आ जाते हैं। आप कहते हो भैया मैंने तो आपको ये बोला था और यहाँ पर तो मिस्टेक है, ये अच्छे से नहीं हुई, दोबारा से प्रिंट करो। ऐसे ही होता है ना। तो कभी कभी प्रिंट कॉपी करते वक्त भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं। वैसे ही डीएनए की जब कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है, कुछ एरर आ जाते हैं, और उस एरर के चक्कर में आता है एवोल्यूशन। और कुछ एवोल्यूशन जब आए, उसी की वजह से आ गई वेरिएशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का तरीका क्या है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। जब कॉपिंग ऑफ डीएनए हो रही थी, उसी वक्त कुछ एरर आ गए। ठीक है। जब कुछ एरर आए तो हमें कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिले, और कुछ नए कैरेक्टर मिले तो हमें मिल गया वेरिएशन, और जब वेरिएशन मिला तो एवोल्यूशन भी हुआ, और जब एवोल्यूशन हुआ तो अडेप्टेशन भी हो गया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स भी इवॉल्व करते हैं, उनके अंदर भी वेरिएशन आती है, भले सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व क्यों ना हो। बट कॉपिंग ऑफ डीएनए के वक्त कुछ पॉइंट एरर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए अब ये वाला डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। सिंगल पेरेंट है, दो डिफरेंट डिफरेंट कॉपिंग ऑफ डीएनए हुआ, छोटा सा एरर आपको यहाँ देखने को मिला और यहाँ देखने को मिला। फिर इनकी जनरेशन हुई, कुछ इवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिला, कुछ इधर मिला। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन, सक्सीडिंग जनरेशन, मतलब लगातार आने वाली जनरेशन में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आने की वजह से वेरिएशन आ गए, और यही है अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाला। ठीक है। मेन सोर्स क्या है, इन्होंने बोला म्यूटेशन, एरर इन डीएनए कॉपिंग। मैंने पहले लिख दिया आपके लिए, एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। साथ ही साथ एक आंसर में ऐड कर सकते हो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था या कॉपिंग ऑफ डीएनए हो रही थी, उस वक्त क्या हुआ? एरर। उस वक्त क्या हो गया? एरर। तो दोनों में से कोई एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा हमारा साइंटिफिकली और कह सकते हैं बायोलॉजिकली टर्म लग रहा है, तो आप उसका इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया लगेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बैक्टीरिया डिवाइडिंग वन म्यूटेंट बिकम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब एक बैक्टीरिया जो था वो डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बनाता है, और एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ हमें न्यू जीन देखने को मिल गया, एक न्यू वेरिएशन देखने को मिल गई। वो क्या थी? वो थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो ना, वो अपने आप को स्मार्ट बना चुका है। अब उस एंटीबायोटिक का उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ वो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता ही रहेगा। ठीक है। तो जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गुड नाइट के ऊपर आजकल आप देखते हो मच्छर ही बैठे रहता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, धीरे 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 मच्छरों के अंदर उसके लिए एक रेजिस्टेंट जीन बन गया। अब आप उस केमिकल का कितने बार भी इस्तेमाल कर लो, कितनी मात्रा में भी इस्तेमाल कर लो, अब उसके अंदर वो जो जीन है वो उसके अंदर क्या नहीं करने देगा, उसका फंक्शन नहीं होने देगा केमिकल का। इसका मतलब ये हुआ मच्छर कभी मरेगा नहीं उससे, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गई। ठीक है। वो म्यूटेशन हो गया, और जो म्यूटेशन हुआ उसी की वजह से उसने फायदा उठाया। इसलिए गुड नाइट की मशीन पर मच्छर अक्सर देखने को मिल जाते हैं, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? हमें कुछ और केमिकल बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू मच्छर मर जाए, राइट? तो यहाँ पर ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ होता है। होता क्या है कि जब बैक्टीरिया है, आप एंटीबायोटिक खाते रहते हो, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहा है, वो भी तो फाइट कर रहा है ना? जब वो फाइट कर रहा है, धीरे धीरे डिवाइड हुआ, तो एक बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन गया। इसका मतलब ये हुआ उस पर एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कितना भी खा लो। होगा क्या? अब वो दोबारा डिवाइड होगा, दोबारा डिवाइड होगा तो नई जनरेशन आएगी, नई जनरेशन आएगी तो उनके अंदर ऑलरेडी वो जीन आएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जनरेशन को वो कैरेक्टर देगा ही देगा। तो बाकी भी कैसे जाएंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जाएंगे। अब क्या होगा? अब नई दवाई बनेगी भाई, क्योंकि आपने इतना खा लिया था बार बार एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया भी स्मार्ट था, उसने भी अपने आप को अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने की एबिलिटी डाल ली। ठीक है। चलिए, रिजल्ट वेरी स्लो वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में ही वेरिएशन आ जाएगी। आपने देखा ना कोरोना वायरस में वेरिएंट देखने को मिल रहे थे हमने, इसलिए 2 वैक्सीन लगी थी कि वो अपने आप को म्यूटेंट कर रहा है, मतलब म्यूटेशन दिखा रहा है और न्यू म्यूटेंट ला रहा है। जब वेरिएशन आएंगी तो एक न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से कह रहे थे न्यू म्यूटेंट। अब उस दवाई का असर थोड़ा कम होता जा रहा था, क्योंकि उसने अपने अंदर कुछ रेजिस्टेंस बना लिए थे जीन, इसीलिए कोरोना में 2 वैक्सीन लगी थी। क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है वो रेट्रो वायरस है। ठीक है, रेट्रो
वायरस। और रेट्रोवायरस का मतलब है जिनके पास आरएनए है। ध्यान से सुनना, क्या है उनके पास? आरएनए। और आरएनए में जल्दी से एवोल्यूशन होता है, जल्दी से वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। और जब स्टेबल नहीं है तो वेरिएशन क्या होगी? जल्दी आएगी। डीएनए क्या होता है ना, डीएनए बहुत स्टेबल होता है, जल्दी से वेरिएशन नहीं लाता, सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं कभी कभी कुछ एवोल्यूशन लाने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा सडन 2 साल के अंदर हमें इतने सारे म्यूटेंट देखने को मिल गए थे। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोवायरस था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए था, और आरएनए स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएनए में होता है थाइमीन और आरएनए में होता है यूरेसिल, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसको मिल नहीं पाती। साथ ही साथ आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, जिसकी वजह से भी स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। और इसी वजह से कोरोना वायरस अपने आप को स्टेबल कम कर पा रहा था, जल्दी से अपने आप को बदल रहा था और ला रहा था अपने म्यूटेंट, राइट। तो इसी तरीके से वेरिएशन आ गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाई वेरिएशन। जैसे आपको बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए एक्सचेंज होते हैं, रैंडम क्रोमोसोम मिक्सिंग होती है, जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा क्रोमोसोम जाकर, कौन सा जीन जाकर मिक्स होकर कंबाइन हो नहीं पता, रैंडमली हो रहा है। रैंडम फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, बहुत सारे स्पर्म होते हैं लेकिन ओवम आपका एक है, तो कौन सा जाके स्पर्म मीट करेगा, उसके बाद कौन से जाके गैमीट्स मैच करेंगे, और भी कौन से सारे जीन्स एक्सप्रेस करेंगे, ये नहीं पता। ये सब कुछ रैंडमनेस है, ठीक है। तो रैंडम ऑफ फ्यूजन स्पर्म, इसी वजह से क्या हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन बना। अब ये तो हो गया सेक्स कैरेक्टर्स, सॉरी ये तो हो गए जो ये वाले जो जीन बताए जा रहे हैं ना, आपको पता है ना 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, जिसमें 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है एंड 2 पेयर ऑटोसोम्स, सॉरी 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। अब इन 22 पेयर्स में से कौन से वाले पेयर्स कंबाइन होंगे, मदर वाले, कौन से वाले कंबाइन होंगे पापा वाले, ये हमें नहीं पता। हमें यहाँ तक कि ये भी नहीं पता इस 1 पेयर में से एक्स क्रोमोसोम मीटअप होने वाला है या वाई क्रोमोसोम होने वाला है। तो ये सब कुछ रैंडम फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है, राइट। तो इसी वजह से अब जैसे कैरेक्टर मिले वैसे ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, उसी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन की वजह से क्या मिलेगा हमें, वेरिएशन मिलेंगी। मान लीजिए पापा की ब्राउन आईज है और मम्मी की ब्लू आईज है, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हो सकता है यहाँ पर जो ब्राउन आईज है वो बच्चों को ना मिलकर सारी हमें ब्लू आईज ही मिली। कैसे मिली? ब्लू आईज ही मिली, या कुछ एक बच्चे की ब्राउन आईज भी मिल गई। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कब कौन से बच्चे में ब्राउन आएगी, कब कौन से बच्चे में ब्लू आएगी। हो सकता है कुछ और इवोल्यूशन भी देखने को मिल जाए, कोई और अदर कलर भी हमें मिल जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन सिबलिंग्स। जैसे अभी अभी बात होगी, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, बता दिया मैंने सबको। ईच गेट्स यूनिक जीन मिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, हर किसी को अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग जीन मिक्सिंग मिल रही है, जो हमें नहीं पता किसके पास कौन सी जा रही है, ठीक है। इसी वजह से सिबलिंग्स भी देखने में डिफरेंट लगते हैं। चाइल्ड 1 है, एक टॉल है बट ब्राउन आइज के साथ है। चाइल्ड 2 है, उनका शॉर्ट है बट ब्लू आइज के साथ है। एक चाइल्ड 3 है जो मीडियम हाइट के साथ है बट ग्रीन आइज है। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले ना, क्योंकि कब कौन सा जीन कंबाइन होगा एग्जैक्टली नहीं पता, रैंडमनेस है ये। जिस टाइप का जीन मिक्सिंग हुई उसी टाइप के कैरेक्टर्स मिल गए हमें, ठीक है। चलिए वाई इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इंपॉर्टेंट, पूछा गया है क्यों जरूरी है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। विदाउट वेरिएशन और विद वेरिएशन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर वेरिएशन होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो सारे आइडेंटिकल होंगे, सब एक जैसे दिखेंगे। अगर वेरिएशन नहीं है तो सब एक जैसे। अगर एक में कोई कमी है, मान लीजिए उनके घर में डायबिटीज है, सबको डायबिटीज होने वाली है, क्योंकि वेरिएशन नहीं है ना। जैसा पेरेंट्स के अंदर है वैसे ही बच्चों के अंदर जाने वाला है, कोई नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं मिला। एक्सटिंक्शन इफ एनवायरमेंट चेंजेस, अब बोल रहे हैं मान लीजिए एक ऐसा है कि उसको ना धूप में बिल्कुल रह नहीं सकता, वो एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अब उसे अंदर रहना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ दवाइयां लेनी पड़ेंगी, या हो सकता है कुछ ना कुछ कवर करना पड़ेगा उसको अपने आप को, मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करेगा वो। लेकिन अगर सबके पास ऐसा हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और सारी जनरेशन खत्म, दुनिया ही खत्म हो गई उसके लिए तो, राइट। वो एक स्पेशस के लिए दुनिया खत्म हो चुकी है, अब वो स्पेशस सर्वाइव नहीं करती। अगर ह्यूमन की बात करते हो तो ह्यूमन भी इसी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएशन नहीं आ रही ना। वेरिएशन आएगी तो कुछ नया एक्सप्रेशन होगा, उनके अंदर टॉलरेंस पावर आएगी, अडेप्टेबिलिटी आएगी, और जो उनको सर्वाइवल के लिए चांसेस देगी।
तो पहला हमारा हो गया, अगर एक्यूमुलेशन नहीं होता है, वेरिएशन नहीं होती है, तो एक्सटिंक्शन इफ एनवायरमेंट चेंजेस, वो स्पीशीज गायब ही हो जाएगी दुनिया से, क्योंकि क्या नहीं हो पाया, वेरिएशन नहीं आ पाई, अपने आप को वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक कॉर्न प्लांट है, सेम हाइट का है, और अगर मान लीजिए सब में डिसीज लग गई, तो सारे वाइप आउट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कुछ वेरिएशन आ गई किसी के अंदर, तो सम सर्वाइव, मैंने ये नहीं बोला कि 100% स्पीशीज सर्वाइव कर लेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ स्पीशीज मर भी जाएंगी क्योंकि उनमें एवोल्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन कुछ के अंदर एवोल्यूशन हुआ, वो सर्वाइव कर लेंगी। इसलिए याद रखना है, सम सर्वाइव, स्पीशीज कंटिन्यू, कुछ सर्वाइव रहेंगे तो इसका मतलब है उनसे आगे स्पीशीज कंटिन्यू रहती रहेगी, वाइप आउट नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, अगर इसी कॉर्न प्लांट को लेते हैं तो डिफरेंट हाइट के होते हैं, तो कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अगर सारे सेम हाइट के, सारे सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन के, तो एक बार बीमारी लग के सारे गए। अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, तो हो सकता है उनको वो बीमारी नहीं लग पाई, बाकी सबको लग गई, तो वो प्लांट रह जाएंगे, अब उनसे न्यू स्पीशीज बनती रहेंगी, आगे कंटिन्यूटी रहेगी। मेज प्लांट या जो भी हमारे कॉर्न प्लांट है, वो वाइप आउट नहीं होंगे। अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, ये लाइन बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बार बार आपसे इससे क्वेश्चन आते हैं। अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल, ठीक है, या अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, आपने एनवायरमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन लाए, जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन पर होता है, यानी कि नेचर आपको सिलेक्ट करता है। नेचर क्या सिलेक्ट करता है? क्योंकि हमारे नेचर में ही तो चेंजेस आ रहे हैं, जब नेचर में चेंजेस आए और आप उसको लेकर आगे बढ़ गए, इसका मतलब है आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। नेचर में चेंज आए, आपने अपने आप में इवोल्यूशन नहीं ला पाए, आपके अंदर वो कैरेक्टर्स नहीं आए, इसका मतलब है नेचर ने आपको नहीं चुना, और नेचर ने कहा कि भाई मेरी इस चाल से तुम जाने वाले हो अब, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो जीन नहीं है जो आपको बचा ले इससे, राइट? तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेचर की वजह से ही वेरिएशन आ रही हैं और आप उसे अडेप्ट करते जा रहे हो। एनवायरमेंट सेलेक्ट्स बेनिफिशियल वेरिएशन, एनवायरमेंट ही सिलेक्ट करता है जिसकी वजह से बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए क्या? वेरिएशन। These get passed on species evolves, अब ये क्या होगा, एक में आया तो धीरे धीरे पास होगा, इस तरीके से सारी स्पीशीज क्या हो गई हमारी? इवॉल्व हो गई, राइट? वाई मोर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन आता है क्यों जरूरी है, क्यों होता है अच्छा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आती है? तो मैंने आपको बताया था, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फादर एंड मदर, फादर का अलग कॉम्बिनेशन है, मदर का अलग डीएनए कॉम्बिनेशन मिलकर आए, अब ये दोनों अलग कॉम्बिनेशन मिलकर एक और अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसकी वजह से आएंगी वेरिएशन। मिक्सिंग ऑफ जीन फ्रॉम टू पेरेंट्स प्लस क्रॉसिंग ओवर हुआ प्लस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। आपको समझाया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है रेंडमली कोई जीन किसी दूसरे जीन के साथ जब मिक्सिंग होगी तो उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव वेरिएशन? यस, बट वेरी लिटिल, होता है बट बहुत कम होता है, ओनली म्यूटेशंस। अचानक से अगर धीरे धीरे अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो हो सकता है उनकी बॉडी में खुद से कुछ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होते वक्त कुछ एरर आ जाए, और वो एरर उनके लिए अच्छे हो जाए, अच्छे मतलब एनवायरमेंट के सर्वाइवल के लिए बेनिफिटेड रहे। तो ऐसे में म्यूटेशन होने की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिव एनिमल्स भी वेरिएशन ला सकते हैं और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अब आ गए हम अपने मैंडल्स के लॉ पर, जो कि सर ग्रेगर जॉन मैंडल, जिनका पूरा नाम है, उन्होंने दिए थे। सबसे पहले जो स्टडी की थी जेनेटिक्स के बारे में वो इन्होंने की थी, इसलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। Mendel studied inheritance by doing controlled cross pollination experiments on true breeding pea plants. इन्होंने क्या किया? pea plants पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है? और ये दोनों जो पी प्लांट्स इन्होंने चूज किया, जो भी वेराइटी उन्होंने पी प्लांट्स के चूज किए, वो ट्रू ब्रीडिंग या कह सकते हैं पहले प्योर ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट्स पे कराया, ठीक है? एंड ट्रैकिंग ट्रेट्स अक्रॉस जनरेशन, और ट्रैक करते रहे जनरेशन टू जनरेशन, पहली जनरेशन में कैसे कैरेक्टर मिल रहे हैं, दूसरी में कैसे मिल रहे हैं, तीसरी में कैसे मिल रहे हैं, क्या इवोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, सब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये सारी स्टडी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की। अब यहाँ पे आया आइडिया ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये सब किसने दिया? मेंडल ने दिया। ग्रेगर मेंडल 1882 से 1884 तक रहे
ऑस्ट्रियन मॉन्क थे वो, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इन्होंने अपने चर्च के पास ही पौधे लगाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर कर ये हमें लॉज दिए, ठीक है। फॉर डिस्कवरिंग द बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स बिटवीन 1856 टू 1863। फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको अपने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट करने पर ये टैगलाइन मिली थी, जो उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक की है, ठीक है। चलिए, वाई मैंडल चूज पी प्लांट, बच्चे हमेशा यही पूछते हैं मैंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया। तो सबसे पहले इनका जो लाइफ टाइम पीरियड था वो बहुत शॉर्ट था। अगर कोई और पौधा वो चूज करते हैं जो ज्यादा, मान लीजिए मैंगो या कोई और स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट प्लांट, तो उसके लिए उन्हें कई सारे ईयर्स लग जाते। क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, तो इजीली उन्होंने एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन को नोटिस किया। बाकी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते शायद इनकी डेथ भी हो जाती, तब तक ये प्रूव भी नहीं हो पाता, राइट। तो इसलिए सबसे पहला तो ये है कि शॉर्ट लाइफ पीरियड है, इजी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो हो जाता है, क्विकली अवेलेबल एनवायरमेंट में आसानी से मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये कैसा प्लांट है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके पास मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पी प्लांट को बोलते हैं पाइजम सटाइवम, उसका बोटानिकल नेम है, इजी टू ग्रो है, मेच्योर क्विकली एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट, आसानी से सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है, विच हेल्प मेंटेन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, जिससे क्या होगा ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनती आएंगी, क्योंकि एक ही पौधा उसी के गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ट्रू ब्रीडिंग है। एक और पौधा और एक और पौधा जब क्रॉस करेंगे तो ट्रू ब्रीडिंग नहीं बनेगी, ठीक। मैंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन थी, तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, जिसमें ऑब्जर्व किया। ऊपर वाले जितने भी हैं वो डोमिनेंट है, ये वाले हमारे रिसेसिव है। डोमिनेंट वही मैंने आपको बताया था, जब दो एलील में से सिंगल एलील्स हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और रिसेसिव क्या होगा, जब बोथ द एलील्स हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जब दोनों जीन अवेलेबल होंगे तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वही होता है रिसेसिव, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो राउंड है, येलो है, इन्फ्लेटेड है ना, ग्रीन, पर्पल, एक्सियल, टॉल, ये 7 कैरेक्टर्स है फ्लावर के अंदर। पहला है सीड शेप, सीड शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल जो है वो रिसेसिव है। सीड कलर के अंदर येलो जो है वो डोमिनेंट है, बट ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ जो पॉड है, मटर है जो, ठीक है, वो कैसी है, इन्फ्लेटेड है, तो उसका मतलब है डोमिनेंट है। कॉन्स्ट्रिक्टेड मुरझाई हुई जैसी है, तो इसका मतलब हो गया रिसेसिव है। ग्रीन है पॉड कलर सीड कलर दोनों अलग है। पॉड कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव है, पर्पल है तो डोमिनेंट है। याद रखना है हमारा वायलेट कलर या पर्पल कलर अगर आ जाता है तो याद रखना है ये डोमिनेंट होगा, बट व्हाइट कलर रिसेसिव होता है। एक्सियल है, एक्सियल का मतलब होता है बेटा फ्लावर ना साइड से निकल रहा है ऐसे, ठीक है। टर्मिनल होगा अगर, तो मतलब एंडिंग पॉइंट से फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर कहां से निकलते हैं, स्टेम के एंडिंग पॉइंट से। और यहाँ पे फ्लावर कैसे निकल रहे हैं, एक्सिस से निकल रहे हैं, इसके साइड वाइज निकल रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सियल। एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, टर्मिनल कैसा है, रिसेसिव है। टॉल है, टॉल फ्लावर है, मतलब टॉल प्लांट है अगर कोई, तो उसका मतलब हुआ पी प्लांट डोमिनेंट हो गया। अगर डॉफ है तो उसका मतलब है रिसेसिव हो गया, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स याद रखेंगे हम। चलो अब पढ़ने वाला मैंडल्स लॉ, ठीक है। तो मैंडल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है। डोमिनेंस आपको बताया था, जब दो एलील में से किसी एक एलील के पास ये एबिलिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कैरेक्टर को, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, जो एक ट्रेट पर किया जाता है। जैसे कि मैंडल ने टॉल प्लांट को चूज किया और एक ड्वार्फ प्लांट को चूज किया और इनमें कराया क्या, क्रॉस, ठीक है। और हमें मिली F1 जनरेशन, जो कि हमें कैसे मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर टॉल प्लांट्स, ठीक है। सारे जब हमें टॉल प्लांट्स मिल गए, तो जो F1 जनरेशन थी उसमें हमें मिले थे हाइब्रिड, जो जीनोटिपिकली तो टॉल और ड्वार्फ से डिफरेंट थे, बट फिनोटिपिकली ये टॉल थे, फिनोटिपिकली दे आर टॉल, टॉल। और जेनेटिकली आप देख रहे हो, जीनोटिपिकली जो देख रहे हो, इनका कॉम्बिनेशन क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्रॉस किया, उनको लगा कि जैसे ह्यूमंस में होता है टॉल है, ड्वार्फ है, कुछ मीडियम हाइट भी मिलेगी। तो इनका अंदाजा था कि अगर मैं टॉल से क्रॉस कराऊंगा और ड्वार्फ के साथ में क्रॉस कराऊंगा तो मुझे कुछ मीडियम हाइट प्लांट्स मिलेंगे। बट उन्होंने देखा कि सारी F1 जनरेशन तो टॉल है, फिर वो सोचने में लग गए। उन्होंने सोचा ऐसा करता हूं मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन से मिला
उसकी मैं क्या करा देता हूँ, सेल्फिंग। उसकी इन्होंने क्या कराई, सेल्फिंग करा दी। और जब सेल्फिंग कराई तो हमें मिला कुछ अलग। तो कुछ अलग क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनको क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब जब F1 जनरेशन में देखा तो सारे हाइब्रिड थे, सारे टॉल थे। जब F2 जनरेशन बनी, जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग हुई, F1 जनरेशन में क्या हुई, सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस हुआ, तो देखने को मिला F2 जनरेशन में एक न्यू कॉम्बिनेशन जो था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 टाइप के पौधे हमें मिले जो फिनोटिपिकली ऐसे थे, जिसमें 2 पौधे तो सेम ही थे और जेनेटिकली हमें 3 कॉम्बिनेशन मिल गए, जिसका रेशियो बना 1:2, 2:1, राइट। कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन, एक स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन और एक हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन। जिसमें आप देख रहे हो 2 पौधे किसके हैं, हाइब्रिड वाले, ये वाले हैं। एक पौधा हमारा ये वाला है और एक पौधा हमारा ये वाला है, राइट। तो इस तरीके से हमें एक न्यू कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, स्मॉल टी मिल गया, कैपिटल टी मिल गया। अगर हम इसका रेशो निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, रेशो तो 1:2:1 हो गया। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशो। अगर फिनोटिपिक पर जाएंगे तो क्या होगा, 3:1, 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ, 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अगर अब हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो 25% हमें टॉल प्लांट्स मिले, राइट। 25% हमें टॉल मिले, 25% हमें ड्वार्फ मिले एंड 50% हमें क्या मिला, 50% हमको मिल गया हाइब्रिड। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज को लेकर। इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। आसान है बहुत, तो जल्दी देख लेते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट एलीज आर प्रेजेंट, ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको ये बता दिया मैंने, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे हमने, यहाँ पर प्योर ब्रीड जिसमें प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ था, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी क्रॉसिंग कराई और प्रोड्यूस की F1 जनरेशन मिल गई हमें। अब यहाँ पे जो मिली वो हमें कौन सी जनरेशन मिली, F2 जनरेशन। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट F1 हाइब्रिड शोड ओनली वन पेरेंटल फॉर्म ऑफ द ट्रेट। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक ही पेरेंटल ट्रेट मिल रहा है, टॉल ही टॉल आ रहे हैं, दूसरे वाले का तो कुछ हुआ ही नहीं, ड्वार्फ वाला तो हमें एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। तो पता चला कि ये ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरा ट्रेट कैसा है, रिसेसिव है। यानी कि अभी हाइड हो गया है, एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन बाद में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इन्होंने F1 प्लांट्स को सेल पॉलिनेट कराया तो रिसेसिव ट्रेट रीअपियर हो गया, रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर देखो रीअपियर हो गया एंड F2 जनरेशन में 3:1 का कॉम्बिनेशन मिल गया, या फिर हम कह सकते हैं 1:2:1। अगर बात आती है बेटा जीनोटिपिक रेशियो बताओ तो आप 1:2:1 लिखेंगे, अगर आएगा फिनोटिपिक रेशियो बताओ तो 3:1 लिखेंगे। डोमिनेंट ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट हमेशा क्या होते हैं, हाइड कर जाते हैं। अगर हमें 2 एलीज मिल जाएंगे सेम, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। रिजल्ट क्या मिला हमें, आपको समझ आ गया कि हमेशा F1 जनरेशन के अंदर वही दिखाई देगा जो डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस वही कर पाएगा। बाकी इन F2 जनरेशन वो जो हमारा रिसेसिव ट्रेट था वो रीअपियर हो जाएगा, बट इन F1 जनरेशन ओनली एंड ओनली शोइंग डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट ओनली। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक ले रखा है हमने फिर से, एक टॉल प्लांट है कैपिटल टी, एक ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी। गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा, गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाएगी, जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अभी अभी हमने देख लिया ऑल आर हाइब्रिड्स। लेकिन अगर हम F1 जनरेशन से जाकर इन F2 जनरेशन में जाएंगे, जब इनकी सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी,
दो अदर कैरेक्टर लेंगे तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन, इनमें सेल्फिंग कराकर। और जो गैमीट्स देखेंगे वो मिलेंगे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार हमें मिलेगा कैपिटल टी, एक बार हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार मिलेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार मिल जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो रीअपियर हो गया ना ये वाला कैरेक्टर जो रिसेसिव था, बट कब होगा? F2 जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? F2 जनरेशन। क्वेश्चन आता है, याद रखना। अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, कोई भी 7 कैरेक्टर्स में कुछ भी पूछा जाए और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन हो, याद रखना इन F1 जनरेशन ऑल आर टॉल, सॉरी ऑल आर हाइब्रिड। अगर टॉल है तो ऑल आर टॉल, अगर ब्राउन कलर डोमिनेंट है तो ऑल आर ब्राउन, अगर हाइट डोमिनेंट हो गई, अगर मान लीजिए सीड कलर डोमिनेंट हो गया तो ऑल आर येलो, अगर मान लीजिए फ्लावर कलर है वायलेट तो ऑल आर वायलेट। F1 जनरेशन के अंदर सारे ही हमारे कैसे होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से केवल डोमिनेंट ही जीन एक्सप्रेस होगा, और वही याद रखना क्या हो जाएगा? F1 जनरेशन का रेशो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और अगर आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है तो हमेशा 3:1 आएगा। अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछा है तो 1:2:1 आएगा, राइट। मान लीजिए अगर यहाँ पे वायलेट फ्लावर का कर देते हैं हम, तो याद रखना कैपिटल W और डोमिनेंट और स्मॉल w और रिसेसिव, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस कराती हूँ तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W स्मॉल w, हमें क्या मिला? सारे ही वॉयलेट मिले। ऑल आर हाइब्रिड इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस। बट यहीं पर अगर मैं लेती हूँ क्या, सेल्फिंग करा देती हूँ इनकी, तो हमें क्या रेशो मिलेगा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये इससे मैच करता है या नहीं। तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w करा दी इनकी सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो मिलेगा हमें कैपिटल W, फिर मिलेगा हमें कैपिटल W स्मॉल w, फिर मिलेगा कैपिटल W स्मॉल w, फिर मिलेगा स्मॉल w, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेशो देखो 1:2:1, रेशो क्या मिला? 1:2:1 या फिर 3:1। F2 जनरेशन का ये फिक्स है, याद रख लो। अगर 7 कैरेक्टर्स में आपके एग्जाम में कोई भी कैरेक्टर आ जाए और मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन पूछा जाए तो ऑल आर हाइब्रिड्स हो जाएंगे। जैसा आपको कैरेक्टर दिया होगा उसके हिसाब से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही बता देना। उसके बाद आपसे पूछा जाए F2 जनरेशन में क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो 1:2:1 हमारा जीनोटिपिक हो गया, 3:1 हमारा फिनोटिपिक हो गया। जैसा पूछा गया उसके हिसाब से आप आंसर दे दीजिएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करवा देती हूँ यहाँ पर, वो ये इमैस्कुलेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता कैसे? तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है, समझ आया। अब होता क्या है यहाँ पर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर है भाई फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स बोथ। इसका मतलब ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है या फिर कौन सा है, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हमने क्या किया, ये हमने मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर ले लिया, टॉल वाला ले लिया प्लांट, उसका फ्लावर है, और ये एक ड्वार्फ वाले प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। अब हम इन दोनों में ना क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, दोनों में क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, तो इसके पॉलन ग्रेन है वो हम चाहेंगे इस पे शट ऑफ कर दें, पर ये तभी होगा जब हम इसके क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को रिमूव करेंगे, इमैस्कुलेट करेंगे, पॉलन को रिमूव करेंगे। हमने यहाँ पर पॉलन को रिमूव कर दिया, अब यहाँ पर इसके पॉलन को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है बैगिंग। हमने क्या किया, पहला मैं लिख देती हूँ हर एक स्टेप को, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। सेकेंड स्टेप है बैगिंग। अब कहीं दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आकर इसे कंटामिनेट ना कर दे तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, इसे बैगिंग करनी होगी, बांधना होगा।
क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं एयर के अंदर। अगर मान लीजिए कोई कांटेक्ट कर जाए इसके साथ पी प्लांट का ही, तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक नई वेरिएशन मिल जाएगी जो हम नहीं चाह रहे थे अभी। तो हम डिजायर्ड वेरिएशन लाने के लिए क्या करेंगे, इसको बैगिंग कर देंगे, कवर कर देंगे इसे, ठीक है। बैगिंग कर दी हमने, से ऐसे बांध दिया, थोड़ी देर के लिए गए, दूसरा पॉलन लेकर आएंगे। जब पॉलन ग्रेन लेकर आएंगे तो उसके पॉलन ग्रेन को यहाँ पे शेड ऑफ करेंगे, ठीक है। शेड ऑफ करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। तब हमने पॉलन को शेड ऑफ कर दिया, ठीक है। जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन थे, डिजायर्ड पॉलन्स को हमने क्या किया, शेड ऑफ। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर शेड ऑफ, ठीक है, से शट ऑफ कर दिया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, रीबैगिंग कर दी फिर से, कहीं दोबारा किसी और के साथ या इसका ही पॉलन ग्रेन अगर नहीं आ जाए तो जल्दी से ये उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा। तो हमने फिर से क्या कर दी, रीबैगिंग कर दी, ठीक है। जब रीबैगिंग हो जाएगी, अब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से अलाउ होकर कहाँ जाएगा, गैमीट्स के पास जाएगा, फीमेल गैमेट्स के पास, और फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। इस तरीके से जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो फ्रूट, धीरे धीरे फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, फ्रूट बनेगा तो सीड भी बनेगा। अब वो सीड लेकर हम जमीन में क्या करेंगे, फर्टिलाइज, मतलब वही जर्मिनेट करवाएंगे। जर्मिनेट कराने के बाद कौन सा पौधा बनेगा उसे फिर ऑब्जर्व करेंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन याद रखना है, रिमूवल ऑफ एंथर। उसके बाद टेक्निक्स होती है लाइक बैगिंग करते हैं, फिर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को शट ऑफ किया जाता है, फिर रीबैगिंग की जाती है, फिर फ्रूट फॉर्मेशन का इंतजार। जैसे ही फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उनके सीड को फिर से जर्मिनेट कराकर एक न्यू पौधा बना देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कहते हैं सेकंड लॉ। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एग्जांपल है, बट पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब हो गया सेपरेट करना, दो चीजों को अलग करना। तो याद करो, हमने जीन्स की जब बात की थी तो दो थे, यानी कि एक पेयर हमारा जीन होता है, और ये पेयर हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, एलील से बने होते हैं। दो एलील्स होते हैं। अब ये होमोजाइगस एलील भी हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, और दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक अलग एक अलग, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एलील्स हैं उनको हमें सेपरेट करना है, क्योंकि फादर का दो एलील्स वाला है जीन, एक मदर का दो एलील्स वाला जीन है, पर दोनों में से एक एक चाहिए। बच्चे के अंदर चार जीन थोड़ी जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर भी दो ही एलील चाहिए होंगे एक जीन के लिए। तो ऐसे में एक एलील फादर से आया, राइट, और यहाँ से एक एलील मम्मा से आया, एक नया डिफरेंट जीन बना, एक नया डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना। दो डिफरेंट एलील हो सकते हैं या दो सेम एलील भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ये तो रैंडमनेस से डिपेंड होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, राइट। तो देखो, एलील्स पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एलील्स के जो पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स द टू एलील्स, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन फॉर ईच स्टेट सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, मान लीजिए क्रॉसिंग के टाइम में पहला ये वाला आ गया, ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं, ये वाला आ जाएगा। तो वही तो लिखा है, एलीज पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स के टाइम में गैमीट्स थे, बने थे गैमीट्स, सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे हो गए। अब क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, कुछ भी हो सकता है, द टू एलील्स, दो एलील्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जो कि क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन है। ये दो एलील, ये एक जीन होता है, और ये दो जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। क्या हो रहे हैं, द टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट, एक ट्रेट है ये, एक कैरेक्टर, याद करो, स्किन कलर या कोई भी बता रही हूँ, मैंने अभी वायलेट का लिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या लिया है, वायलेट फ्लावर। तो वायलेट फ्लावर का जो एक ट्रेट है, ये फ्लावर का एक ट्रेट हुआ ना कि कलर ऑफ फ्लावर कैसा होगा, तो ये एक ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे ईच ट्रेट देखा है ना, टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों दूसरे से अलग हो गए। कह रहे भाई अब दोस्ती हमारी खत्म होने वाली है, मेरे को अब जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पढ़ाई करनी पड़ेगी, शहर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों भी, ये अपने रास्ते हो गए। दिस इंश्योर दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच ट्रेट। ये इंश्योर करता है कि हर एक गैमीट के पास ओनली एंड ओनली वन एलील्स आर प्रेजेंट होगा फॉर ईच ट्रेट, विच कैन बी इधर द मैटरनल और पेरेंटल एलील। इसका मतलब हुआ जब कंबाइन होगा तो एक हो सकता है मैटरनल होगा और एक पैटर्नल, ठीक है, एक फादर और एक मदर।
क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? वैसे तो समझ आया है नहीं आया? दोबारा बता देते हैं, कोई एक ले लेते हैं। चलो, हमने ना ब्राउन आइज एंड ब्लैक आइज ले लिया, तो हमने कहा जो ब्राउन आइज है वो डोमिनेंट है और ये हमारे ना ब्लैक आइज है जो रिसेसिव है। तो यहाँ से हमें मिला कैपिटल बी, एक गैमीट सेपरेट हुआ। यहाँ से हमें मिला एक कैपिटल बी, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में गैमीट सेपरेट हो गए, ये स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये सेपरेट हो गए। अब ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? जिसके साथ ये कंबाइन होगा उसी हिसाब से जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो सबसे पहला याद रखना है सेपरेशन ऑफ एलीज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड देन ईच एलीज क्या होगा? सेग्रीगेट होकर, सेपरेट होकर फॉर्म होगा किससे? या तो मैटरनल से या पैटर्नल से, और इस तरीके से एक न्यू कॉम्बिनेशन जीन बन जाता है। तो यहाँ पे टॉल वाला तो आपको समझा दिया था मैंने। जो सेम होते हैं उन्हें होमोजाइगस कहते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उन्हें हेट्रोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब है जो दोनों एलील सेम हो, और होमोजाइगस का मतलब है जो दोनों सेम एलील हो, और हेट्रोजाइगस का मतलब है एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि थर्ड लॉ, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। यहाँ पर दो ट्रेड्स के साथ क्रॉस कराया जाएगा, डिफरेंट ट्रेड्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इन्होंने बोला अगर मान लीजिए दो ट्रेड्स हमने लिए, राउंड यहाँ पे लिया गया और रिंकल लिया गया, राउंड और रिंकल, राउंड के साथ येलो और रिंकल के साथ हमने क्या लिया है? ग्रीन लिया। तो राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, राउंड एक कैरेक्टर, रिंकल एक कैरेक्टर है, जो एक हमारा किस में आता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड्स लिए, एक ये वाला ट्रेड लिया और एक ये वाला ट्रेड लिया। राउंड का जो अपोजिट है, रिसेसिव है, वो रिंकल है। येलो का जो रिसेसिव है वो क्या है? ग्रीन है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीन यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीन रिसेसिव ही है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये सीड शेप है, याद रखना, पॉड कलर नहीं है। पॉड कलर के अंदर, सीड शेप के अंदर राउंड डोमिनेंट होगा, सीड कलर के अंदर येलो डोमिनेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता पॉड कलर तो ग्रीन डोमिनेंट हो जाता है ना, और येलो रिसेसिव हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट ट्रेड्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जितने भी डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो अपने आप ही इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। राउंड की वजह से येलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां राउंड है वहां येलो, ऐसा जरूरी नहीं है। राउंड तो बेचारा ग्रीन के साथ भी जा सकता है। वैसे ही रिंकल ग्रीन के साथ बना हुआ नहीं है, वो कहता है भाई मैं अपने रास्ते हूँ तो अपने रास्ते हैं। ऐसे थोड़ी है कि देखो आज घूमने जाने का मन है, मेरा नहीं मन है तो मैं क्यों जाऊंगा। इंडिपेंडेंटली इंसान जी रहा है ना, वैसे ही ये जीन्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। राउंड की वजह से रिंकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंकल की वजह से ग्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड वाला रिंकल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, रिंकल वाला येलो के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ हमारा जो थर्ड लॉ है डायहाइब्रिड क्रॉस, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कि मैंडल्स ने कैसे एक्सप्रेस किया है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंडल्स ऑल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट्स डिफरिंग इन टू ट्रेड्स एट द सेम टाइम। इन्होंने देखा दो ट्रेड्स मिल रहे हैं हमें, इन दोनों को सेम टाइम पर क्या करा के देखते हैं? क्रॉस कराते हैं। क्या देखते हैं? बार बार राउंड येलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राउंड के साथ कुछ और डिफरेंट भी हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सीड शेप, सीड कलर, यहाँ पे इन्होंने देखे ना 7 ट्रेड्स के अंदर में से ये दो चीजें ले ली। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वायलेट फ्लावर है या पॉड कलर है या एक्सियल और टर्मिनल है, कुछ भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको सातों दिए गए हैं कैरेक्टर्स, तो कुछ भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब बात है ही फाउंड दैट द F2 जनरेशन शोड न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स। इन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन है उसे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स मिला। ठीक है, इससे इंडिकेट किया उन्होंने कि फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स वर नॉट टाइड टुगेदर। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ पर जो जीन है, जीन वर्ड यूज नहीं किया है इन्होंने, फैक्टर वर्ड यूज किया है कि फैक्टर ही डिसाइड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन होने वाला है। यहाँ पर ये एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको जो बताया कि इंडिविजुअली हर एक के पास क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, इसके पास अपनी एबिलिटी, इसके पास अपनी एबिलिटी, इसको इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हर एक जीन अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, इनके साथ कॉम्बिनेशन कराया गया। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ऑल आर राउंड येलो।
फिनोटिपिकली ये सारे राउंड येलो, बट जेनेटिकली इनका कॉम्बिनेशन बदल चुका है। जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, क्या कराई गई? सेल्फिंग, तो हमें रेशियो मिला 9:3:3:1, राइट। चलो अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, पेज ऐड करते हैं। पहले हमने देखा आर आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। ठीक है, जब गैमीट्स सेपरेट हुए होंगे, आप देख रहे हो, जब गैमीट सेपरेट हुआ तो एक हमें आर इधर से वाई, आर आर वाई वाई अलग हो गए होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, सारे ऐसे ही मिलने वाले हमें। कैपिटल आर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ऑल आर हाइब्रिड, ऑल आर राउंड येलो इन F1 जनरेशन। ऑल आर राउंड येलो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना रहे हैं सेल्फिंग। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो मिले, हमने क्या करा है? सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी यहाँ पर? सेल्फिंग। सेल्फिंग हो गई। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देखते हैं कौन सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं गैमीट्स। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। चलो उसको थोड़ा शिफ्ट ही कर देते हैं। सेल्फिंग F1 में ऑल आर राउंड येलो। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब बात आती है गैमीट्स कैसे बनते हैं। ये आर वाई मैंने कैसे लिया? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला जो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन। कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई लिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया। ये तो एक पेरेंट्स के हो गए। दूसरे पेरेंट के साथ भी यही कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे मिलेगा हमें। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये दोनों मैंने लिख लिए, एक फादर और एक मदर। ठीक है, अब हमें बस क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना और कॉम्बिनेशन को लिखते जाना कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब रीड करना में कौन से हमें राउंड येलो मिले, कौन से हमारे रिंकल ग्रीन है, कौन से हमारे राउंड ग्रीन है, कौन से हमारे रिंकल येलो है। तो देखो पहला राउंड येलो, राउंड येलो। अब बात आती है हम कैसे मानेंगे कि राउंड येलो है और कैसे मानेंगे राउंड ग्रीन है। तो पहले आप देखो राउंड हमारा डोमिनेंट है, अगर एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जहां दिख जाए वो राउंड येलो है। तो नोटिस करो एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई राउंड येलो, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई है तो ये राउंड येलो नहीं होगा। ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है और ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई देखो बस, ठीक है। बाकी तो हमारे पास कोई नहीं है तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें एक रेशो मिल गया 9 वाला। अभी हमें मिला राउंड येलो, अब हमें देखना है राउंड ग्रीन, ठीक है। दूसरा कलर देख लेते हैं, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। राउंड के लिए हमें एक आर देखना है और ग्रीन के लिए हमें 2 वाई देखने हैं, स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन 9:3:2, ठीक है। 2 रेशो मिल गए, कलर चेंज करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो 9:3:3:2। राउंड येलो के लिए हमें क्या देखना है, सॉरी रिंकल येलो, रिंकल के लिए हमें क्या देखना है स्मॉल आर और येलो के लिए हमें क्या देखना है एक कैपिटल वाई, रिंकल 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 येलो मिल गया। लास्ट है हमारा रिंकल ग्रीन जो कि एक ही है। तो 9:3:3:1 हमें मिल गया फिनोटाइपिक रेशो, है ना। मिल गया नहीं मिल गया, अब देख लेते हैं अपनी स्लाइड पर। 9:3:3:1 हमारा कौन सा है, फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है। किससे क्रॉस करा है, दो डाई हाइब्रिड क्रॉस करा है। F1 जनरेशन कैसी है, ऑल आर राउंड येलो, बट जब इनका सेल्फिंग कराई गई तो हमें कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। अब इसका कभी कभी आ जाता है जीनोटाइपिक रेशो बताइए, क्या आ जाता है जीनोटाइपिक रेशो बताइए। तो जीनोटाइपिक रेशो में आपको बहुत आसान मैं बता देती हूँ क्या करना है, 1:2, 2:2, 2:1, 4:1, 2:2, 2:1, ये ट्रिक है। 2 बार 1 2 बार 2, 2 बार 1 2 बार 2, बीच में है 4। इससे आपको याद रहेगा जीनोटाइपिक रेशो। याद रखना है आपको कि भाई 2 बार 2 आता है, 2 बार 1 आता है, 1 बार 4 आता है, 2 बार 1 2 बार 2, ये बन जाता है इसका जीनोटाइपिक रेशो। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टफ बनाने के लिए कभी कभी जीनोटाइपिक रेशो भी पूछ लिया गया और आप बार बार रीड करो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये वाले देखने पड़ेंगे, कितने कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, केवल एक ही है वाला। कितने कैपिटल आर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, 1 2 2 है, राइट। कितने कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई है, ये भी 2 मिल गया आपको। कितने कैपिटल आर स्मॉल वाई है, 1 2 3 4, ये वाला रेशो कितना मिला 4। तो आपने देखा अभी 1 रेशो मिला, 2 रेशो मिला, 2 रेशो मिला, 2 रेशो मिला और 4 मिल गया या नहीं मिल गया। अब कितने कैपिटल आर स्मॉल वाई है, कैपिटल आर थोड़ी अलग अलग डिजाइन बना देते हैं ताकि पहचान पाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये एक, ये भी रेशो कितना मिल गया आपको 2, ठीक है। अब देखते हैं कितने कैपिटल वाई आर 2 स्मॉल वाई मिल रहे हैं आपको, एक
एक ही है, ठीक है। अब कितने आपके पास दो स्मॉल आर दो कैपिटल वाई हैं? फिर से एक ही है। कितने आपके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं? फिर से एक ही है, ठीक है। और कितने आपके पास क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई? ये टू है। आगे जो रेशो मैं आपको बता रही थी, 2/2, 2/1, 2/1, 2/2, बीच में है 4। याद रहेगा आपको जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है मैंडल कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला? तो पहले फ्रॉम द रीअपीयरेंस ऑफ द हिडन ट्रेट F2 मैंडल ने क्या बोला था ना, फैक्टर बोला था, इन्होंने जीन्स नहीं बोला था। अब आजकल इसे जीन बोलते हैं। इन्होंने हिडन ट्रेट के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि F2 जनरेशन के अंदर हमें हिडन ट्रेट मिल जाता है, जो हमारा रिसेसिव होता है वो रीअपियर हो जाता है। जो हमारा रिसेसिव होता है ट्रेट वो रीअपियर होता है। और रीअपियर कब होगा? इन F2 जनरेशन में। कब होगा? इन F2 जनरेशन में। उससे पहले ये नहीं देख सकता, ठीक है। ये कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सेग्रीगेशन हो जाता है। डाई हाइब्रिड में क्रॉस कराया तो पता चला कि हर एक ट्रेट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है। जिससे हमारा एक मैंडल्स का एक लॉ बन गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ट्रेट्स इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। राउंड और टॉल कैन सेपरेट फ्रॉम येलो और ग्रीन। राउंड अलग है ना। और अगर मैं येलो ग्रीन की बात करती हूँ तो वो राउंड वाला येलो से भी कंबाइन हो सकता है, ग्रीन से भी, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेट डिफरेंट है। और इस तरीके से हमें इस रेशियो से प्रूफ हो गया 9:3:3:1, जहां पर हमें क्या मिले? हमें मिला राउंड के साथ ग्रीन भी और रिंकल के साथ येलो भी, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिला, रिंकल के साथ येलो भी, ठीक है। ये दो डिफरेंट ट्रेट प्रूफ करते हैं कि हर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस अलग से करता है, इंडिपेंडेंटली करता है, डिपेंड नहीं होता। ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन एलील सेपरेट हो जाते हैं। ईच गैमिट गेट ओनली वन एलील। हर एक गैमिट से केवल एक ही एलील जाता है, फिर दूसरा पेरेंट से आएगा एक और। इस तरीके से पेयर्स में जीन बन जाते हैं, ठीक है। अब मैंडल्स का वर्क रिवोल्यूशनरी क्यों था? तो बिफोर मैंडल की बात करते हैं। पहले लोगों में ये था ना, ब्लेंडिंग होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले लोग सोचते थे, मैंडल भी ये सोचते थे, टॉल और शॉर्ट दोनों जब कंबाइन होंगे, ब्लेंडिंग होगी दोनों की जीन्स की, तो मीडियम हाइट का मिलेगा। तो पहले सोचा जाता था ब्लेंडिंग होता होगा, टॉल और शॉर्ट मिलकर मीडियम हाइट बनाएंगे। कोई मैथ और बायोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें पहले, मतलब बायोलॉजी के अंदर कोई मैथ का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे अभी हम मैथमेटिकली रेशियो बता रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, इतने परसेंट इतने परसेंट, ऐसा कुछ नहीं था। कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया गया, बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन जब मेंडल की डिस्कवरी हुई तो पता चला पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस के बारे में, कि भाई ट्रेट जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, जिसे हम पार्टिकल्स या फैक्टर कहते हैं। आज इसे क्या बोला जाता है? जीन। इसी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जैसा जीन जाएगा, अगर डोमिनेंट जीन आ रहा है तो वो डोमिनेंटली एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अगर रिसेसिव होगा तो दो एलीज के मिलने पर ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो F2 जनरेशन में कहीं ना कहीं वो रीअपियर हो ही जाएगा। मैथमेटिकली रेशियो पता चले हमें, 9:3:1 वाला पता चला, 3:1 वाला पता चला। इसी का फिनोटिपिकली रेशियो 1:2:1 है। इसी का हमारा जो फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली रेशियो है वो 1:2:1 हो गया, और इसका हो गया 1:2:2:2:4:2:1, ठीक है। 10,000 से भी ज्यादा पी प्लांट्स पर स्टडी की गई, क्लियर हो गया फिर लॉज के थ्रू। 3 लॉज उन्होंने बताए जिससे हमें क्लियर हुआ। अब आता है भाई कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज 2 फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। हमें पता चला एक ट्रेट के लिए 2 फैक्टर्स या 2 एलीज होना जरूरी है, एक फ्रॉम मदर और दूसरा फ्रॉम फादर। मैंडल्स की मेथड व्हाई ही सक्सीड। तो पहली बात तो उन्होंने प्योर लाइन प्लांट्स यूज किए, कैपिटल टी पूरी तरीके से प्योर, स्मॉल टी पूरी तरीके से प्योर। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स पर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स लगाई अपनी, बहुत सारे आंकड़े बताए। उसके बाद उन्हें पता चला कि इस तरीके से इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर्स। यूज मैथ टू एनालाइज रिजल्ट। मैथमेटिक का इस्तेमाल किया बायोलॉजी के अंदर ताकि रिजल्ट अच्छे से मिले। स्टडीड वन ट्रेड एट अ टाइम फर्स्ट। पहली बार में एक ही ट्रेड से इन्होंने डिस्कवरी की। कैप डिटेल रिकॉर्ड्स 8 ईयर्स, और 8 सालों के रिकॉर्ड्स को रखा। उसके बाद लास्ट में फाइनली बता पाए कि इस तरीके से जीन एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने उनकी डिस्कवरी को क्या बोल दिया, जब उन्होंने पहुंचे तो बोला कि अब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, और मैथ्स कभी भी बायो में नहीं आ सकती। बहुत सारे इश्यूज बताकर उनकी डिस्कवरी को बंद कर दिया गया। लेकिन कई सालों बाद इन डिस्कवरी को फिर से रीडिस्कवर किया गया, और जो उन्होंने बताया उसको वैलिड माना गया। हाउ जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स। क्वेश्चन आता है बेटा कि किस तरीके से जीन कंट्रोल करते हैं। पहला स्टेप है जीन, और जीन क्या है? एक प्रोटीन है।
स्टेप 1 है हमारा भाई, जीन जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। डीएनए सेगमेंट मेक स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। जो डीएनए का जो सेगमेंट है वो क्या बनाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम और हार्मोन कंट्रोल ट्रेट, ये प्रोटीन, ये जो एक एंजाइम की तरह या एक हार्मोन की तरह एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ट्रेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लांट हाइट जीन है ना, तो मेक ग्रोथ हार्मोन, क्या बनेंगे इससे, हार्मोन बनेंगे, तभी तो टॉल बनेंगे हम। तो हमारे जीन्स को एक्सप्रेस किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन अगर हार्मोन बनाएगी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाएगी, तो भाई बंदा टॉल हो जाएगा। अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो उसका मतलब है ड्वार्फ रहेगा। आई कलर जीन मेक्स पिगमेंट, अब आई कलर जीन के अंदर प्रोटीन का रोल क्या भाई, मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा है तो डार्क आई रहेंगी, ब्लैक होंगी, कम है थोड़ा ब्राउन होंगी, और भी कम है तो ग्रीन एंड ब्लू आईज भी हो जाती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन पे डिपेंड करता है। तो उसका मतलब ये हुआ डीएनए का सेगमेंट क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन और जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं फॉर आवर ट्रेट्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप जीन मेक सरफेस प्रोटीन्स एबीओ ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप जीन क्या करता है, केवल ऐसा थोड़ी जीन आ गया ए बी, नहीं, प्रोटीन है, प्रोटीन जो सरफेस पर बनाएगी कि भाई किस टाइप का बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, या ओ ब्लड ग्रुप करेगा, तो ये प्रोटीन भी डिसाइड करती है। जीन, जीन से क्या हुआ, मेक सरफेस प्रोटीन्स, प्रोटीन बनी, और जिससे हमें पता चला ब्लड ग्रुप कैसा है। वन जीन मैनी प्रोटीन्स, कभी कभी क्या होता है एक जीन कई सारी प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है, जैसे स्किन कलर। स्किन कलर की अगर हम बात करें तो 4+ जीन्स है, कई सारी प्रोटीन्स बनेगी, एक ही कलर नहीं है, बहुत सारे कलर हैं, आपने देखे हैं ना। तो इसी वजह से अगर ह्यूमंस का अगर स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं तो वो यही है, कई सारी टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं, कैसा किसमें मेलानिन पिगमेंट है ये डिपेंड करता है उसके कलर पर, ठीक है। जो मल्टीपल जीन्स होते हैं, सम ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, उन्हें कहते हैं पॉलीजेनिक। एक ही ट्रेट है लेकिन कई सारे जीन्स है, जैसे हमने अगर बोला स्किन कलर को, एक है हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, एक है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है इसमें से, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएशन मिल रहे हैं ना, बहुत सारे हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ट्रेट्स के जीन्स दिख रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं पॉलीजेनिक। स्किन कलर्स में याद रखना, और ह्यूमंस में हाइट, मैनी जीन्स होते हैं हमारे अंदर, केवल और टॉल और डॉफ नहीं होते, सब तरीके की हाइट देखने को मिलती है, टॉल भी मिलती है, डॉफ मिलती है, बहुत ज्यादा 8 फुट के भी लोग देखे हैं ना, जो हमारे इंडिया में भी है एक। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉफ भी मिल जाएंगे, मीडियम हाइट भी मिल जाएंगे, एवरेज भी मिल जाएंगे, हर एक हाइट के मिल जाएंगे। तो उसका मतलब है मल्टीपल ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं इस करेक्टर को, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक। सम ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, इसको कहेंगे पॉलीजेनिक। ओके, हाउ ट्रेट्स गेट इनहेरिटेड, पहला है हाउ ट्रेट्स गेट इनहेरिटेड, यहाँ पे फादर है, ठीक है, और मदर, फादर एंड मदर। फादर से आपको पता है क्या मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मदर में क्या है, एग है, गैमीट, और इसमें भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मिक्स ऑफ 2 पेरेंट जीन, अब क्या होगा जब मिक्सिंग होगी 2 पेरेंट जीन की, तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनेगा तो 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ऐसे ही होगा या नहीं होगा, ठीक है। 23 + 23, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये कलर शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, स्पर्म 23, ठीक है, एग कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स, टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 में से 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कितना बनेगा, 46, जो कि जाइगोट होता है, यानी कि हाफ ऑफ कहां से आए आपके पास, फादर से, हाफ ऑफ जीन्स क्रोमोसोम्स कहां से है, मदर से आए। ईच क्रोमोसोम्स हैज थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, अगर हम बात करते हैं हर एक क्रोमोसोम्स में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम्स हैव थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे होता है, पहले डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो डीएनए एक सेगमेंट के अंदर जीन, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, ये प्रोटीन से ही हमारे ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं।
इस प्रोटीन ने बनाया, अगर इसे ये प्रोटीन बन रही है तो वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा, अगर प्रोटीन नहीं बन रही है तो वो ट्रेट अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होगा। ये प्रोटीन बना रही है मेलानिन पिगमेंट ज्यादा, तो आपको हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर ये सब डार्क देखने को मिलेंगे। अगर ये प्रोटीन कम बना रही है मेलानिन तो उसी हिसाब से ट्रेट एक्सप्रेस होगा। तो सबसे पहले याद रखना है डीएनए, डीएनए के बाद याद रखना है जीन, जीन बनाता है। अब डीएनए से जो जीन होता है वो बनाएगा क्या, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हमारा ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है। रोल ऑफ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट, अब बोला गया है जीन्स तो की बात हो गई, अब जीन्स प्लस एनवायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है, तो जीन प्लस एनवायरमेंट होते हैं हमारे फाइनल ट्रेट, क्या बनाते हैं, फाइनल ट्रेट। जो फाइनल बनेगा वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट पर भी फर्क डालता ही डालता है। जैसे प्लांट जीन्स की बात करें, टॉल है, लेकिन अगर पुअर सॉइल मिल गई एनवायरमेंट में, पुअर सॉइल मिल गई तो उसकी ग्रोथ नहीं अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, शॉर्ट प्लांट बनेगा। अब कोई बंदा है घर में, दोनों मम्मी पापा टॉल है मान लीजिए, पर बच्चा खाता ही नहीं है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, हाइट कैसे बनेगी, हेल्थ कैसे बनेगी, मसल्स कैसे बिल्डअप होंगी, ठीक से नहीं खाएगा, न्यूट्रिशन नहीं लेगा अच्छे से, बैलेंस डाइट नहीं लेगा, तो उसकी हाइट भी रुक सकती है। तो याद रखना है जीन तो है ही रिस्पॉन्सिबल, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंट है, हम कैसा फूड ले रहे हैं, अगर प्लांट की बात हो रही है तो कैसी सॉइल है, कैसा वेदर है, कैसा टेम्परेचर है, हर एक चीज भी डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए, एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस के लिए। सनफ्लावर जीन है पर लेस सनलाइट मिल रही है। अब सनफ्लावर का पौधा बहुत अच्छा था, हम लेकर आए थे, पर सनलाइट ही नहीं मिलती यहाँ पे अच्छे से मान लीजिए, तो फ्लावर कैसे होंगे, छोटे छोटे फ्लावर खिलेंगे, बड़े फ्लावर नहीं खिलेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस, डिफरेंट डाइट, दोनों ट्विंस आइडेंटिकल है, मतलब ट्विंस है, ऑब्वियसली बात है, तो जीन्स भी इनके आइडेंटिकल है ज्यादातर, बट डाइट दोनों डिफरेंट लेते हैं, एक मोटा दिख रहा है एक पतला दिख रहा है, दोनों का जन्म साथ ही हुआ था, दोनों साथ ही खाते हैं, पता नहीं कैसे नहीं है, एक पतला है एक मोटा है, क्यों, क्योंकि उनकी डाइट डिफरेंट हो गई है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास जीन आ गए हैं टॉल के, पर उसको मेंटेन आप किससे करोगे, अपनी डाइट से ही कर पाओगे। ऐसी पौधा हम टॉल लेकर आए थे और डॉफ रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि सॉइल कंडीशन, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, ऑल आर मैटर। ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसलिए रोल ऑफ एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल ट्रेट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीन एक्शन, सिंगल जीन, मल्टीपल जीन। की हाइट सिंगल जीन के अंदर है, ह्यूमन हाइट मल्टीपल जीन्स के अंदर है, जैसे अभी भी बात हुई है। फ्लावर कलर में दो ही है, वायलेट और व्हाइट, लेकिन अगर हम अपनी स्किन कलर की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सीड शेप, जैसे आपने देखा ही राउंड टी और रिंकल, लेकिन हम अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो मल्टीपल ऑफ इंटेलिजेंस है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी। मल्टीपल जीन्स होते हैं तो मोर कॉम्प्लेक्स रेशियो मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो देखते हो सिंगल जीन के लिए वो बहुत सिंपलर होता है। अगर डबल जीन भी होगा तो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, 9:3:3:1 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन जब इतने सारे जीन्स हैं तो बहुत ज्यादा आपको क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डिसाइड करता है ऑफस्प्रिंग मेल या फीमेल कैसे होंगे, तो जिस टाइप का गैमेट्स मीटअप करेगा उसी हिसाब से एक्स और वाई सिस्टम में एक्स वाई क्रोमोसोम्स मीटअप करने की वजह से हमें पता चलेगा कि भाई बेबी गर्ल बने या बेबी बॉय। तो जैसे बात कर लेते हैं, 50% डिसाइड करते हैं, 50% जीन्स आपके आते हैं मदर से और 50% फादर से, ये डिसाइड करते हैं आपके कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम सेक्सुअली बात करें, एक सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, तो वन पेयर आपको मैंने बताया था 6 क्रोमोसोम होता है, ये डिसाइड कहाँ से होता है, मदर डिसाइड नहीं करती, फादर करता है, लेकिन हमेशा रिस्पॉन्सिबल किसको बोला जाता है, मदर को बोला जाता है, भाई तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ऐसे ऐसे रहो, सर दो, ये करो वो करो, बहुत सारे नियम बता दिए, सब मिथ्स हैं, क्योंकि ये रैंडमनेस पे डिपेंड करता है, कौन सा क्रोमोसोम किस बार कब मीट करेगा ये हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए फादर से एक्स क्रोमोसोम आया तो ऑब्वियस सी बात है बेबी गर्ल ही बनने वाले है, क्यों, क्योंकि मदर के पास तो ओनली एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है और मदर से तो आपको पता ही एक्स क्रोमोसोम आने वाला है, तो इसका मतलब है बेबी बॉय बनेगा। यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बाकी जो बोला जाता है कि सुबह आपको सर धोना चाहिए, तब आपको कोइटस करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मिथ बना दिए गए हैं, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंडमनेस पर डिपेंड करेगा। मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर हम मेल को भी बोलेंगे तो मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सा स्पर्म मीट करने वाला है किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन बायोलॉजिकली बोला जाए तो मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वाई क्रोमोसोम्स होता है।
ये बात याद रखनी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और मेल इज फाइन, मतलब मेल जो होते हैं वो क्या टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेल भी टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है? रैंडमनेस पर, कौन सा क्रोमोसोम मीटअप करेगा इस बात पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये पता चल गया मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक्स एक्स मीट करेगा तो बेबी गर्ल, वाई क्रोमोसोम मीट कर जाएगा तो बेबी बॉय बन जाएगा। टोटल क्रोमोसोम 23 होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम हो गए। आपको बताया अगर पेयर्स में आएगा आंसर तो आपको 23 लिखना है, अगर सिंगल ऐसे ही आता है तो आपको बताना है 46 आता है तो आप 23 पेयर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हु डिसाइड, तो आपको पता है मदर डिसाइड नहीं करती, फादर डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। इक्वल चांस है तो नहीं, 50-50% चांसेस होते हैं। 50-50% रेशो में आपको पता ही चल गया, क्योंकि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स एक्स है, हाफ ऑफ द वाई है, बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्स स्ट्रॉन्ग स्विमर होगा या वाई स्ट्रॉन्ग स्विमर होगा, दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग स्विमर है, उसी के अकॉर्डिंग ही मीटअप करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको बताया था कॉमन मिथ, मिथ क्या है? अगर ये फूड खा लेंगे तो बॉय बनेगा, ये दवा खा लेंगे तो बॉय होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नो इफेक्ट है। पोजीशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये भी कोई मैटर नहीं करती, ये भी नो इफेक्ट है। ये सारे मिथ हैं जो लड़के को लेकर बनाए गए हैं। मून फेज, चंद्रमा की रात है या पूर्णिमा की रात है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे टाइम में इंटरकोर्स किया जाए, तो ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। कैरिंग हाई एंड लो, किसी मदर का जो वॉर्म होता है वो हाई हो जाता है तो कहते हैं लड़का है, अरे बहुत कम लग रहा है आपका तो हो सकता है लड़की हो, ऐसा भी आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ये भी एक मिथ है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली क्रोमोसोम्स मैटर, केवल और केवल क्रोमोसोम्स मैटर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हु डिसाइड सेक्स, बता दिया फादर। फीमेल कैरियोटाइप 44 ऑटोसोम्स एंड XX सेक्स क्रोमोसोम। मेल कैरियोटाइप की बात करते हैं तो 44 ऑटोसोम्स एंड XY सेक्स क्रोमोसोम। एग कैरीज आपको पता है एक्स ओनली, स्पर्म कैरीज एक्स एंड वाई ओनली। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कर लेंगे। ओके, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में आपको पता है कि कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ओ ब्लड ग्रुप और एक होता है AB ब्लड ग्रुप। जब मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करती हूँ तो हमारे पास दो टाइप के जीनोटाइप है। एक है हमारे पास IA और एक है हमारे पास IA स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं सेम IB स्मॉल आई। ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो स्मॉल आई आते हैं, और AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो A और B आता है। ठीक है, यानी कि ये को डोमिनेंस शो करते हैं। को डोमिनेंस का मतलब है साथ में डोमिनेंस, यहाँ पे दोनों ही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखते हैं, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस तो है और साथ में, तो इसलिए को डोमिनेंस। ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और इस तरीके से AB ब्लड ग्रुप बन जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है कि भाई फादर अगर मेल, जो मेल है मतलब फादर जो है वो A ब्लड ग्रुप से है और मदर जो है वो B ब्लड ग्रुप से है, तो अगर फादर के पास A ब्लड ग्रुप है, मदर के पास B ब्लड ग्रुप है, तो बच्चा O ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, है ना? तो आपको यहाँ पे याद रखना है फादर के पास होगा ये वाला जीन IA स्मॉल आई, और मदर के पास भी कौन सा होगा IB स्मॉल आई। जब तक ये दोनों जीन नहीं होंगे तब तक किसी भी बच्चे के पास O ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के पास आई फैक्टर या आई जीन होना, स्मॉल आई जीन होना जरूरी है, क्योंकि ये रिसेसिव है। और रिसेसिव में हमने क्या पढ़ा था? रिसेसिव का हमने पढ़ा था ये तभी एक्सप्रेस करता है जब इसके पास दोनों ही पेयर कैसे हो, सेम हो, दोनों ही एलील कैसे हो, स्मॉल सेम हो। जैसे स्मॉल आई है, दोनों सेम है, तो इसलिए ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। स्मॉल आर अभी हमने देखा था रिंकल में, तो ये वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्रॉस करा के देख लेते हैं। कैपिटल IA कैपिटल IB, ठीक है, कैपिटल IB स्मॉल आई, कैपिटल IA स्मॉल आई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे बच्चों के अंदर AB ब्लड ग्रुप भी नजर आ रहा है, मुझे बच्चों के अंदर B ब्लड ग्रुप भी नजर आ रहा है, मुझे बच्चों के अंदर A ब्लड ग्रुप भी नजर आ रहा है, और मुझे बच्चों में O ब्लड ग्रुप भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 25% AB ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं, 25% B ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं, 25% A ब्लड ग्रुप के चांसेस है, एंड 25% O ब्लड ग्रुप के चांसेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि मैम आपने यही वाले गैमेट्स क्यों चूज किए हैं? आप ये वाले गैमेट्स भी तो चूज कर सकते हैं जहां पर IA प्योर हो और IB प्योर हो, बट मैं ये वाले जीन्स क्यों नहीं चूज कर रही थी? क्योंकि इन्होंने पहली कंडीशन रख दी कि बच्चे कैसे होने चाहिए, O ब्लड ग्रुप होने चाहिए कोई, तो वो यही कंडीशन बन सकती है। अगर क्वेश्चन आता है सारे बच्चे AB ब्लड ग्रुप के हों,
तब हम ये वाला जीन एक्सप्रेस कराएंगे IA IB, क्योंकि इसमें हमें सारे ही ऑल आर जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे सबके पास कौन सा होगा ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप होगा। ऑल आर AB ब्लड ग्रुप्स, ऑल हैव AB ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अगर बात करते हैं हम IA स्मॉल आई की, IB प्योर B वाला, कैपिटल IB IB की, इस वाली कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, तो इसमें हमें मिलेगा AB ब्लड ग्रुप, इसमें हमें मिलेगा B ब्लड ग्रुप, इसमें हमें मिलेगा AB ब्लड ग्रुप और इसमें हमें मिलेगा B ब्लड ग्रुप। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स 50% ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो B ब्लड ग्रुप के होंगे, 50% ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो O ब्लड ग्रुप के होंगे। लेकिन आपने बोला कि मैम ऐसा करते हैं, इस बार हम IA को प्योर रखते हैं और IB को हम हाइब्रिड वाला ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको दिख रहा है ना AB ब्लड ग्रुप मिल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर A और B क्रॉस कर रहे हैं, AB ब्लड ग्रुप मिल रहा है। इस वाली कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, IA स्मॉल आई, इस वाली कंडीशन में भी क्या मिल रहा है, IA स्मॉल आई। तो यहाँ पर भी 50% चांसेस है कि AB ब्लड ग्रुप हो और 50% चांसेस है कि O ब्लड ग्रुप हो। केवल यही वाला कॉम्बिनेशन मिलता है हमें जहां पर O ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड 50% चांसेस यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप के थे और 50% चांसेस A ब्लड ग्रुप के थे, सॉरी, है ना। केवल यही वाला है जिसमें चांसेस हैं O ब्लड ग्रुप आए, बाकी किसी वाले भी गैमीट्स के अंदर आपको O ब्लड ग्रुप देखने को नहीं मिला। इनके पास क्या था, ऑल हैव AB ब्लड ग्रुप, इसमें 50% B, 50% O, 50% AB एंड 50% A, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, केस स्टडी आती है हमेशा चैप्टर से, क्या आएगी केस स्टडी कि ऐसा कौन से, मतलब पापा के पास A ब्लड ग्रुप है, मदर के पास B ब्लड ग्रुप है, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स हैव AB ब्लड ग्रुप, तो आप ये वाला क्रॉस दिखाएंगे। क्वेश्चन आता है कि 50% ऑफ स्प्रिंग्स कैसे हैं, B ब्लड ग्रुप है और 50% AB ब्लड ग्रुप है, तो आप ये वाला क्रॉस दिखाएंगे। तो सॉरी मैंने यहाँ O लिख दिया, सॉरी 50% B और 50% AB। फिर आपसे पूछा जाएगा 50% AB और 50% A ब्लड ग्रुप है, तब आप ये वाला कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए, हो सकता है इस बार भी आए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक कर लें, ठीक है। और बहुत सारे आपकी जो भी है डाउट्स हैं, जो भी आप कमेंट्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कमेंट्स में भी आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है इस वीडियो को आप बैक करके देखेंगे तो उसमें भी आपको आंसर मिल सकते हैं, ठीक है।